हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस एंड मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ओके, तो फटाफट से आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? गिव्स हार्डनेस टू द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसमें से क्या आप लोगों का जो है हार्डनेस देता है या कठोरता देता है किसमें? स्टेनलेस स्टील में। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हम लोग को जिंक, दूसरा दे रखा है लेड सीसा, तीसरा दे रखा है कार्बन, चौथा दे रखा है हम लोग का टिन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का जो है सही होने वाला है? जब हम लोग बात करते हैं कठोरता के लिए या फिर हम लोग बात करते हैं हार्डनेस के लिए स्टेनलेस स्टील में, तो वो आप लोगों का कार्बन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग आयरन में अगर कार्बन को हम लोग जो है ऐड कर देते हैं तो स्टेनलेस स्टील में क्या आ जाती है? उससे कठोरता आ जाती है। तो कार्बन आप लोग का जो है सही उत्तर होने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे और आप लोग जो है कमेंट में साथ ही साथ आंसर करते जाओगे कौन सा आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? Which of the following is responsible for the transport of food and other substance in plants? अब प्लांट्स में जो आप लोग का फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी द्वारा होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो वो क्या गिवन है हम लोग को? जाइलम। ऑप्शन नंबर 2 गिवन है हम लोग को फ्लोइम और ऑप्शन नंबर 3 गिवन है हम लोग को क्लोरोप्लास्ट एंड नन ऑफ दी। तो फटाफट बताइए कौन सा आंसर आप लोग का जो है सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो जाइलम है आप लोगों का। ठीक है, इसका क्या काम है पौधों में? ठीक है, तो ये क्या करता है? केवल वाटर पहुंचाता है आप लोग का, या फिर बोल सकते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है आप लोग का रूट से स्टेम में, रूट्स टू स्टेम। ओके, तो जाइलम का ये काम है केवल। अब वही अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, तो इसका क्या काम है? जो आप लोग की सनलाइट है, ठीक है, उसको चेंज करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो पहला भी ऑप्शन नहीं है और तीसरा भी नहीं है, और दूसरा अगर ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं फ्लोइम, तो फ्लोइम का क्या काम है? इसका काम है आप लोग का फूड पहुंचाना। ठीक है, और हम लोगों से पूछा क्या गया है कि फूड का ट्रांसपोर्ट कौन सा सब्सटेंस कर सॉरी फूड का जो ट्रांसपोर्ट है कौन सा टिश्यू या कौन सा सेल आप लोगों का करता है? तो क्या आ जाएगा आप लोग का? फ्लोइम जो है सही उत्तर होने वाला है। तो इधर आप लोग का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, सारे ऑप्शन भी आप लोग को मैं क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप लोग को ऑप्शन क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि उसमें जरूरत नहीं होगी, उसमें मैं क्लियर नहीं करूंगा आप लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आप लोगों को? कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो वॉशिंग मशीन है आप लोगों की, अब कपड़े धोने की जो मशीन है सब आप लोग के घरों में होगी। ठीक है, तो वो किस सिद्धांत पे आप लोग की काम करती है? तो इधर आप लोग को दो चीज समझनी पड़ेगी, एक तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। एक आप लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, इधर स्पेलिंग गलत होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और बाकी जो 3 टर्म आप लोग को देख रहे हैं वो केमिस्ट्री के, इधर कुछ काम नहीं है। ठीक है इसका। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो आप लोग की सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। या फिर अगर आप लोग जो है किसी सर्कल में मूव कर रहे हो तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हो? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर पा रहे हो आप लोग। समझ आया कि नहीं? अब वहीं अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बस इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। अगर ये आप लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये आप लोग का क्या होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। अब वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, देखो दही में से हम लोग मक्खन निकालते हैं, तो दही में से मक्खन कैसे निकल पाता है? जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल लगाएंगे तो वो तो उसके सेंटर की तरफ लगेगी, तो उसमें क्या दही आप लोग का गोल गोल घूमता रहेगा, उधर से मक्खन नहीं निकाल पाएंगे। वही अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या है कि बाहर की तरफ हमें फोर्स लगानी है, तो जितना भी मक्खन होगा वो कहां निकल आएगा? आप लोग का बाहर की तरफ निकल आता है। सेम आप लोग का वॉशिंग मशीन में होता है। जो वॉशिंग मशीन है वो भी किस सिद्धांत पर काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल पर काम करती है। तो उसमें क्या है, कपड़े आप लोग के घूमते हैं, जो महल होता है वो क्या हो जाता है? आप लोग का बाहर निकल जाता है और कपड़े आप लोग के धुल जाते हैं। समझ आया कि नहीं? तो जितना भी वेस्ट होता है आप लोग के कपड़ों के ऊपर वो बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, चलिए तो डी ऑप्शन आप लोग का इधर जो है करेक्ट होने वाला है।
बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। तो इसमें से कौन सा एसोसिएटेड है किसके लिए? आप लोग का हियरिंग के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग हियरिंग की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? टेम्पोरल लोब, शंखपाली। तो ये आप लोग का हियरिंग के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपिटल की, तो ये आप लोग का किसके लिए होता है? विजुअलाइजेशन के लिए होता है। ओके, और वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं पेरेंटियल की, ठीक है, सॉरी पेरिटल की, तो ये किसके लिए होता है? आप लोग का प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है, जितना भी आप लोग को प्रोसेस करना होता है, जितनी भी चीजें, ठीक है, तो उसमें आप लोग का पेरिटल लोब का काम आता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंटल लोब की बात करते हैं, तो ये किस काम आता है आप लोग का? ये मूवमेंट के काम आता है। ठीक है, जितने भी आप लोग मूवमेंट करते हो या हाई लेवल कैलकुलेशन वगैरह करते हो, तो उसके काम क्या आता है आप लोग का? फ्रंटल लोब आता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से मैंने चीजें क्लियर कर दी है। चलिए तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से जल में घुलनशील नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन सा आप लोग का वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर हम लोग जिंक सल्फेट की बात करते हैं या पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं या सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, तो ये तीनों ही क्या है आप लोग के? सॉल्युबल है किसमें? वाटर में। ओके, और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लेड सल्फेट की, तो ये आप लोग का इनसॉल्युबल है वाटर में। तो ये आप लोग का वाटर में घुलता नहीं है। तो इसके अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, हो सकता है केमिकल फॉर्मूला आप लोगों से बोल दिया जाए लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या आ जाएगा? PbSO4 के बराबर। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है सही उत्तर होने वाला है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे नेवी अग्निवीर, SSR और MR की। ये आप लोग की प्रैक्टिस बुक रहने वाली है। ठीक है, हम लोग आप लोग को प्रैक्टिस तो करा रहे हैं, 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लोग को करा रहे हैं, बट 50 क्वेश्चन से अगर सिलेक्शन हो जाए तो काम बन जाए। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन से आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को एक एक्स्ट्रा बुक बाय करनी पड़ेगी, या फिर आप लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग को एक बुक बाय कर लेनी है। MR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MR के लिए, अगर SSR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो SSR के लिए। ओके, सिंपली इसको प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाओगे। तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने भी नंबर आए बहुत अच्छी बात है, पर उसको एनालाइज करो। एनालाइज करते समय आप लोग जो है हर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो और उसके उत्तर देखो। अब अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें जो आंसर गिवन है आप लोग को बुक में, वो एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं। आप लोग को डायरेक्ट आंसर की गिवन नहीं है। हर क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का आप लोग को एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाएगा। तो इस बुक को आप लोग सिंपली बाय कर सकते हो अपने नियर बाय स्टोर से, या फिर आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी बाय कर सकते हो www.examcard.in पर। ओके, एंड आप लोगों को ये जो बुक्स है वो मॉक टेस्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जितने आप लोगों को मॉक टेस्ट बुक में मिल जाएंगे, वो सेम मॉक टेस्ट आप लोग जो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप लोग लगा सकते हो हमारी एंड्रॉइड ऐप पर जाकर, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप लोग के आसपास कोई आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये जीडी के लिए बुक हो जाएगी, और ये आप लोग की क्लर्क के लिए बुक होने वाली है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग रिकमेंड कर सकते हो। ओके, इसमें आप लोग को 20 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया आप लोगों का? एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस। जो एक्टिवेटेड चारकोल्स होते हैं आप लोग के, किस काम में आते हैं आप लोग का? जो कलरिंग मैटर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, उसको रिमूव करने के काम में आते हैं आप लोग के। ठीक है, किसी भी प्योर सब्सटेंस से। अब देखो सिंपल सी बात है, उस पर इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी को अगर हम लोग हटा देते हैं, तो अब क्या बचेगा आप लोग का? एकदम प्योर सब्सटेंस आप लोग के पास बचने वाला है। ठीक है, तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है, जो आप लोग की गंदगी हटाते हैं, उसमें कौन सा आप लोगों का जो है प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है आप लोगों का? अभिशोषण होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एडजॉर्प्शन होता है आप लोगों का। ठीक है, तो सिंपली इंप्योरिटी को क्या कर देता है? अभिशोषित कर लेता है और निकाल देता है, और प्योर सब्सटेंस आप लोग का बच जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? सी ऑप्शन जो है इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए, सेवेंथ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल डिजास्टर इज अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन बाय। ठीक है, तो क्या पूछा गया आप लोग को? चेरनोबिल जो आप लोग का डिजास्टर था, वो किस पॉल्यूशन का रिजल्ट है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब आप लोग को पता है ये कहां हुआ था? आप लोग का डिजास्टर यूक्रेन में हुआ था।
ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप लोग का डिजास्टर जो है यूक्रेन में हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? आप लोग का न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से हुआ था, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। यूक्रेन में जो न्यूक्लियर प्लांट था उधर आप लोग का ये जो है डिजास्टर फैला था, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। और उसकी वजह से क्या हुआ था आप लोगों का, जितना भी एयर है, ठीक है, एयर में आप लोगों का जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जितना भी आप लोग को रेडियो धर्मी कचरे थे, ठीक है, वो आप लोग का हवा में फैल गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसका रिजल्ट था आप लोग का? रेडियो एक्टिव वेस्ट का। ओके, तो डी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अलोंग द कोस्ट ऑफ केरल? जो केरल के आप लोग के तट थे या कोस्ट थे, उस पर आप लोग का जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण आप लोग का फैला था, वो किस सब्सटेंस की वजह से फैला था? प्लूटोनियम, जिंक, थोरियम या फिर आप लोग का रेडियम? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? रेडियम की वजह से आप लोग का रेडियो एक्टिव जो प्रोड्यूसर था वो आप लोग का केरल के कोस्ट पर फैला था, ठीक है। इधर सी उत्तर जो आप लोग का सही होने वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों का? इन मेमल्स एन इंपोर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रिएशन इज प्लेड बाय। तो आंसर क्या हो जाएगा इधर आप लोग का? डायरेक्ट किडनी जो है सही उत्तर होने वाला है, गुर्दे आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। मेमल्स में आप लोग जो इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है, किसके लिए? एक्स क्रिएशन के लिए। वो क्या हो जाएगी आप लोग की? किडनी हो जाएगी, गुर्दे हो जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या बोला गया था? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग दी ऑप्शन, ठीक है। तो कार्बन की प्योर फॉर्म बतानी है, इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो जब हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन की जो प्योर फॉर्म हो जाएगी वो क्या आने वाली है आप लोग की? एंथ्रासाइड आने वाली है। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोगों का लगभग 92% से लेके 98% के बीच में आप लोग का कार्बन पाया जाता है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ए उत्तर जो है इधर सही होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इस पे बोला क्वेश्चन में बोला गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्परगिलस आर, ठीक है। तो जो एस्परगिलस है आप लोग का, उसका आप लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का? पुनधानी और एस्कोधानी आप लोग का सही उत्तर होने वाला है। तो इधर डी ऑप्शन जो है आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ये आप लोग का आप लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है होता है आप लोग का एस्परगिलस का। आई होप आप लोग को अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए अब बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन की। 12th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? तारे चमकते हैं। हो सकता है आप लोग का ऑप्शन थोड़ा नहीं दिखे, फोर्थ वाला, वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। किंतु ग्रह नहीं चमकते हैं, ठीक है। जो तारे हैं वो आप लोगों ने स्टार देखे होंगे, टिमटिमाते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर हम लोग ग्रह की बात करते हैं तो वो टिमटिमाते नहीं है, वो आप लोग के चमकते नहीं है। स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये अर्थ है, अर्थ के आसपास बहुत सारे ग्रह हैं आप लोग के, और ठीक है, वही अगर हम लोग स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार बहुत ज्यादा दूरी पर है। जितनी हम लोग को कम दूरी पर दिखते हैं पर उतनी पर नहीं है, पर और ज्यादा दूरी पर है स्टार। अब ये आप लोग को पता होगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है आप लोग का? जो ग्रह है आप लोग के या प्लैनेट्स हैं आप लोग के, वो अर्थ के पास है। अब अर्थ के पास है तो इससे क्या है आप लोग का, अगर थोड़ा बहुत आप लोग का चेंज होता भी है इंटेंसिटी में, जो आप लोग का ग्रह है, प्लैनेट है, ठीक है, तो वो आप लोग का नोटिस नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग के जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है। वही अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्स की, तो स्टार्स से जो लाइट आती है वो आप लोग की, उसका क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो हवा से आ रही है आप लोग की, तो डेफिनेटली क्या होगा? आप लोग का रिफ्रैक्शन होगा हवा में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? जो तारे हैं वो हम लोग को कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं, या फिर टिंकल करते हुए, चमकते हुए दिखते हैं। आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर? दे आर नियर टू द अर्थ, हेंस we receive a greater amount of light, therefore minor variation of intensity is not noticeable, ठीक है। तो अब आप लोग को ये अच्छे से मैंने बता दिया कि आप लोग के जो प्लैनेट है अर्थ के पास है, और अर्थ के पास है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप लोगों को लाइट मिल पाती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट मिल पा रही है। तो अगर माइनर कोई वेरिएशन होता है आप लोग का लाइट की इंटेंसिटी में, तो वो नोटिसेबल नहीं होता है, हम लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोग का इधर करेक्ट होने वाला है।
चलो ऑप्शन ए, बी और सी भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पहला क्या दे रखा है, दे इमिट लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, तो ये कोई रीजन नहीं बनता आप लोग का। वहीं बी की बात करते हैं, देयर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ आप लोग का चेंज नहीं होता है, इसलिए आप लोग के चमकती नहीं है, तो ये भी कोई रीजन नहीं है आप लोग का वैलिड। ओके, वहीं सी की बात करते हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, अगर दूर है तो डेफिनेटली इंटेंसिटी भी आप लोग की घटेगी, ठीक है, तो इसलिए ही तो हम लोग को तारे जो है चमकते हुए दिखते हैं, बट हम लोग को प्लैनेट नहीं दिखते क्योंकि प्लैनेट तो पास है, दूर नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही हम लोग के पास बचता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है इसमें, एक्स-रे संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट एक्स-रे, तो एक्स-रे के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स-रे की कुछ बातें समझते हैं। एक्स-रे आप लोग का ईएम वेव है। सेकंड क्या है आप लोग का, इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। और क्या समझ सकते हैं हम लोग, ये आप लोग की रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो अगर अब अगर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इस पे क्या बोला गया है, हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, पर इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो ये उत्तर आप लोग का इधर सही हो जाएगा, मतलब ये आप लोग का जो ऑप्शन दे रखा है एक्सरे के लिए वो गलत है, ठीक है। ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है एक्सरे, आप लोग ईएम वेव है, आप लोग की जितनी भी ईएम वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इनको रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट किया जा सकता है, ये भी आप लोग का सही है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इनके पास जो है लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। चलिए करते हैं 14th वाले क्वेश्चन को। 14th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या आप लोग का खाने वाला जो सोडा होता है आप लोग का, ठीक है, वो है आप लोग का। आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो क्या होगा आप लोगों का, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है जब 50 डिग्री से ऊपर इसको हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो उत्तर क्या होने वाला है हम लोगों का, इधर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसका कॉमन नेम। ओके, तो दोनों का एक बार केमिकल फॉर्मूला आप लोग बताओगे, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ये मुझे आप लोगों से चाहिए। ओके, केमिकल फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। अब देखो नाम लिखे हुए हैं, जब आप लोग के जो है केमिकल नेम लिखे हुए हैं, तो केमिकल फॉर्मूला बनाने में ज्यादा देरी नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मैथ आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, साइंस आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। क्या बोला गया है, एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की एक पंक्ति में पेड़ है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, जितने पेड़ आप लोगों का एक पंक्ति में, ये रो हो गई मेरी, ठीक है, जितने भी पेड़ इस पंक्ति में दे रखे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं मेरे पास, ठीक है, उतनी नंबर ऑफ पंक्तियां हैं, ठीक है, समझ आया कि नहीं। और क्या बोला गया है, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बतानी है, मतलब एक पंक्ति में बताओ कितने पेड़ होंगे इस एक पंक्ति में केवल, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अ गार्डनर प्लांट 17,956 trees in such a way that there are as many row as there are trees in a row. The number of trees in a row. तो रो में आप लोगों के नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को। क्या बोला गया है कि माना कि नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, मतलब एक रो में जो ट्री है वो एक्स माने हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अब अगर एक्स हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ पेड़ माने हैं, तो कितनी रो या कितनी पंक्ति होंगी इसमें आप लोग की एक्स ही रहेंगी, ठीक है। सिंपली क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स। ओके, तो जो किसके बराबर दे रखा है आप लोग को, 70,956 के बराबर दे रखा है, 956 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70,956, और ये किसका स्क्वायर होता है आप लोग का भाई साहब, 134 का। तो क्या हो गया आप लोग का, तो एक पंक्ति में 134 पेड़ और ऐसी 134 पंक्तियां आप लोग की,
आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। इफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया पूछा गया है कितना होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग का ये हो गया, कोई दिक्कत, और ये आप लोग की हाइट हो गई जो कि 2√3 दे रखी है हम लोग को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी जो है एक साइड हो गई। अब आप लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड इक्वल होती है, तो सबरी ए होगी, और इतनी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो a/2 और ये वाली a/2, कोई दिक्कत। तो ए निकाल लो इसकी साइड कितनी आ रही है। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लगाएंगे, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री आप लोग का। ठीक है, तो इधर राइट एंगल ट्रायंगल या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है इधर। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रयोग करोगे। ओके, तो पाइथागोरस का प्रयोग करोगे तो क्या आएगा आप लोग का, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है आप लोग का, ए स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग का, सिंपली इधर ये आप लोग की हाइट हो गई, ये आप लोग का बेस हो गया, तो ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 2√3 का स्क्वायर कर दो। और इधर क्या आ जाएगा आप लोग का, बी का स्क्वायर, मतलब कि a/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 4, और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया आप लोग का 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस a/4 के इक्वल। तो 3a स्क्वायर y 4 के बराबर। इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 4 इंटू 3 के बराबर। अब 3 से 3 कट गया आप लोग का, a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16। अब आप लोग को पता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइड की, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती आप लोग की, तो पॉजिटिव ही आएगी। तो a का वैल्यू क्या आ गया आप लोग का, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका जो साइड आ जाएगा वो तो हो गया आप लोग का 4 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आप लोग का, √3/4 साइड के इक्वल। ठीक है, सॉरी साइड स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो इधर क्या आ जाएगा हम लोग का उत्तर, √3/4 इंटू, अब साइड कितना दे रखा है 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आप लोग का 4√3 के इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इधर अगर हम लोग उत्तर की बात कर रहे हैं तो इधर हम लोग का ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था, इजीली आप लोग कर सकते थे। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन था आप लोग का। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया, वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ठीक है, तो इधर देखो आप लोगों को पता है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो अगर इसका क्यूब निकालूं, x प्लस 1/x का क्यूब किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। कोई दिक्कत, क्यूब खोलो तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा आप लोग का a प्लस b, तो वो हो गया आप लोग का x प्लस 1/x के इक्वल। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो इधर देखो x से x कट गया आप लोग का, ये x³ प्लस 1/x³ आ गया आप लोग का। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा आप लोग का 3, x प्लस 1/x 2 के इक्वल दे रखा है आप लोग का, इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का 8 के इक्वल। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या आ गया, 8 माइनस 6 के बराबर, मतलब 2 के बराबर। तो इसका आप लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ का 2 के बराबर। तो सी ऑप्शन जो है इधर आप लोग का सही होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है आप लोगों को, वैल्यू ऑफ, इसकी हम लोग को क्या बताना है, वैल्यू बताना है, इसका मान बताना है क्या होगा। अब इधर अगर आप लोग देख पा रहे हो, अब हमें क्वेश्चन भी नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखो इधर आप लोग का a माइनस पी, बी माइनस पी, ठीक है, इधर देखो आप लोग का बाई माइनस पी, जेड माइनस पी। तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इधर आप लोग का ए से लेके आप लोग का जेड तक, ठीक है, अल्फाबेट आप लोग को लिखने हैं, उसमें से पी माइनस कर देना सब में। तो आप लोग को पता है ए से लेके जेड तक जब अल्फाबेट लिखोगे तो बीच में कहीं ना कहीं आप लोग का पी भी आ रहा होगा। तो पी में से जब आप लोग पी माइनस करोगे और सब कुछ आप लोग का मल्टीप्लाई में, तो ये तो जीरो हो गया, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करते हो तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल इजी क्वेश्चन था आप लोग का। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, जब एक संख्या को 20% से, ठीक है, 20 घटाया जाता है, मतलब एक संख्या का जो 20% है उसमें से 20 को घटा देते हैं हम लोग, तो जो परिणाम आता है वो 20 होता है।
तो वह कौन सी संख्या होगी? When 20 is subtracted from 20% of a number, the result is 20. The number is, तो नंबर क्या होगा आप लोग का? अब देखो 20% किसी संख्या का क्या आ जाएगा आप लोग का 20 इंटू एक्स अपॉन 100, इसमें से 20 माइनस करना है, रिजल्ट आप लोग का 20 निकल रहा है, तो सिंपली क्या आ जाएगा 20 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू में क्या आ गया, इसको उधर ले जाओगे तो 40, जीरो से जीरो उड़ा दो, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स कट जाएगा आप लोग का, तो x का वैल्यू क्या आ गया आप लोग का 200 के इक्वल, तो वो संख्या क्या आ जाएगी आप लोग की 200 के बराबर। ओके, तो इधर आप लोग का बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। देखो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर करते जाओ। अगर आप लोग पेपर तक इसको कंटिन्यू रखते हो डेफिनेटली आप लोग पेपर को क्वालिफाई कर दोगे। ओके, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रम से 18, 28 और 28 शेष बचता है। ठीक है, मतलब कि वो छोटी संख्या बतानी है जिसको आप लोगों को किससे डिवाइड करना है, 35 से डिवाइड करना है, 45 से आप लोग को डिवाइड करना है और 55 से डिवाइड करना है, और आप लोग को जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो 18, 28 और 38 बचता है। तो बताओ वो संख्या कौन सी होगी। तो देखो कल भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लीस्ट वैल्यू बतानी थी, पर उसमें जो शेष बच रहा था वो आप लोग का समान बच रहा था। ठीक है, बट इसमें आप लोग का अलग अलग शेष बच रहा है रिमाइंडर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी करने बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, पहले सेम आप लोग का वही रहेगा कि एलसीएम तो लेना पड़ेगा, संख्या आप लोग का कुछ भी हो। तो क्या करो 5 से ही कर दो, 7 बार जाएगा, ये आप लोग का 9 बार जाएगा 5 से, और ये आप लोग का 11 बार जाएगा। तो अब अगर हम लोग करते हैं तो 7 से कर देंगे, तो ये 1, ये 9 और ये 11, और 9 से कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का सिंपली 1, 1 और 11, और 11 से कर दो, बस हो गया काम खत्म। ये कितना हो गया आप लोग का 99, इसका मल्टीप्लाई करोगे 35, 35 का मल्टीप्लाई कर दो 99 में। चलो करते हैं। ठीक है, तो 9 से 5 का मल्टीप्लाई करोगे 45, कैरी 4, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, और 4 कितने हो गए आप लोग 31 हो गए। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई करोगे 9 का, तो वही आएगा, तो 315 फिर से लिख दो। क्या आ गया आप लोग का 5, 6, और ये क्या आ जाएगा आप लोग का 4, और ये आप लोग का आ गया 3। तो हम लोग का जो एलसीएम आ गया इन तीनों का वो कितना आ जाएगा 34, 65 के बराबर। ठीक है, अब देखो लीस्ट वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यू हम लोग को गिवन है और जो शेष बच रहा है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 35 में से अगर 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 17 बचेगा। वहीं अगर हम लोग 45 में से 28 माइनस करेंगे तो इधर भी 17 है आप लोग का, और वहीं अगर हम लोग 55 में से 38 को माइनस करेंगे तो ये भी 17 बच रहा है। तो तीनों में देखो कॉमन आप लोग का क्या बच रहा है, 17, 17, 17। अगर हम लोग इस एलसीएम में से 17 को माइनस कर देते हैं तो वो लीस्ट वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी, जिसमें अगर हम लोग 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 18, 45 से करें तो 28 रिमाइंडर बचेगा, और 55 में से करें तो 38 रिमाइंडर बचेगा। तो कर दो भैया माइनस, तो एक कैरी लोगे तो 15 में से 7 गए तो आप लोग 8 बचे। ठीक है, और 5 में से 1 गए तो आप लोग 4 बचे, और इधर आप लोग का हो जाएगा 34। तो ये वैल्यू आ जाएगी आप लोग की, ये लीस्ट नंबर हो जाएगा आप लोग का 3448। अगर इसको आप लोग 35, 45, 55 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 18, 28 और 38 बचने वाला है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, अगर और भी टाइप है आप लोग के तो वो भी आप लोग को आगे बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक भी क्लास को आप लोग मिस मत करो, एक भी को मिस करोगे तो आप लोग का ही नुकसान होने वाला है इधर। ठीक है, चलो 21वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आप लोग का। क्या बोला गया है, यदि एक धनराशि को 2 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 50%, सॉरी 50 रुपए है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा मॉक टेस्ट है आप लोगों का, और तीसरे में भी आप लोग का क्वेश्चन आ चुका है, बट इसमें क्या है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी कर दिया। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी जोड़ दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है आप लोग का P इंटू आर इंटू टी, बाय किसके बराबर आ जाएगा 100 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका मूलधन निकालना है, P निकालना है। तो कैसे आएगा SI, अब SI कितना दे रखा है हम लोग को 50 रुपए दे रखा है। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड में क्या आ जाएगा, कितना रेट था आप लोग का 5% की रेट से दिया था, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए दिया था। ठीक है, तो सिंपली इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा 10 बार, और 2 से करोगे तो कितने बार 5 बार, मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आप लोग का 500 रुपए आ गया। ठीक है, तो 500 रुपए जो है उसने मूल राशि थी उसकी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है भैया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n माइनस 1 के बराबर।
तो 500 हम लोग का मूलधन है, 1 प्लस आर कितना रेट है आप लोग का 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 100, ठीक है, इसकी होल पावर 2 माइनस 1 के बराबर, ठीक है। 500 5 से डिवाइड करोगे 20, 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 21, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 और 20 का करोगे तो 400 माइनस के 1। तो क्या आ गया इधर आप लोग का 500, इधर अगर आप लोग 441 में से 400 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा 41 और डिवाइड में कितना आ गया आप लोग का 400, जीरो से जीरो उड़ा दो आप लोग, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया आप लोग का 5 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोग का 20 हो जाएगा डिवाइड में 4। अब अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आप लोग का 20 कितने बार जाएगा 4 से 5 टाइम जाएगा, 5 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा 0.25, ठीक है, मतलब 51.25 रुपए आप लोग का क्या आने वाला है, इधर सीआई आने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज आने वाली है 500 रुपए पे 2 साल के लिए, ठीक है। चलिए तो ये उत्तर आप लोग का इधर सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला गया है 200 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो इन्हें कितना समय लगने वाला है ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेन ए अगर इस डायरेक्शन में तो ट्रेन भी आप लोग का इस डायरेक्शन में चल रही होगी, और अगर हम लोग को इधर टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। अब डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों ट्रेन है विपरीत दिशा में तो डिस्टेंस को ऐड कर दो, ठीक है, मतलब कि ट्रेनों की जो लंबाई है उन दोनों को ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस निकल आएगा आप लोग के पास, कितना आ गया 500। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की तो स्पीड क्या हो जाएगी आप लोग की 60 में से 50 को माइनस कर दो क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, कितना हो गया 10 हो गया आप लोग का। अब ये आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 आप लोग का ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 50 से अगर डिवाइड करोगे 500 को 10 बार जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 18 में करोगे तो 180 किस में आएगा आप लोग का सेकंड में समय आएगा। अब समय आप लोग को मिनट में दे रखा है तो आप लोग को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप लोग का 180 सेकंड में कितनी मिनट हो जाएंगे आप लोग की 3 मिनट होने वाली हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का इधर जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, 23वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला गया है यदि 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 144 दे रखा है तो 3 की पावर x का मान ज्ञात करिए कितना होने वाला है। तो 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 144 की मैंने हम लोग को, तो 3 की पावर x इंटू 3 माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 144 आ जाएगा इधर, ठीक है। 3 की पावर x को कॉमन लोगे तो क्या आ गया 3 माइनस 3 की पावर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 144 के बराबर। 3 की पावर x इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/3 के बराबर इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का 144। 3 की पावर x और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 का 3 में तो 9 माइनस 1 8 बट्टे में क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 144 के बराबर। तो 3 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया 144 इंटू 3 और डिवाइड में 8। अब 8 से डिवाइड करोगे किसको 144 को 18 बार, 18 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो कितना आ गया आप लोग का 4 कैरी 2, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में 3 और 2 आप लोग का 54। तो उत्तर क्या होने वाला है आप लोग का 54 जो है सही उत्तर हो जाएगा। बट अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में आप लोग को गिवन नहीं है तो किसी एक ऑप्शन को हम लोग चेंज कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग चेंज कर लो, लिख लो इधर 54, ठीक है। तो 54 जो है सही उत्तर होने वाला है आप लोग का, ओके। चलिए 24 वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, क्या दे रखा है इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6, मतलब आप लोग को सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो दे रखा है 5/6 के बराबर, ठीक है। तो एसपी बाय सीपी का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6/5 के बराबर, क्योंकि गेन परसेंट निकालना है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं गेन परसेंट की तो वो कैसे निकलेगा आप लोग का एसपी माइनस सीपी और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का सीपी इंटू 100 के बराबर, कोई दिक्कत। तो सिंपली इधर से क्या निकला है आप लोग का एसपी बाय सीपी का रेशियो -1 और इंटू में क्या आ जाएगा आप लोग का 100। तो एसपी बाय सीपी का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया 6/5 -1 इंटू आप लोग का कितना आ गया 100 के बराबर। इसको माइनस करोगे 6 माइनस 5 कितना आएगा 1, मतलब 1/5। तो 100 में आप लोग करोगे डिवाइड किसका 5 का, तो कितना आ गया आप लोग का सिंपली 20 के बराबर, ओके। तो 20% क्या होगा आप लोग को गेन होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है सही होने वाला है, मतलब लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो आप लोग का 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में एक बेलन का मान आप लोग को 660 मीटर क्यूब, मतलब कि इसका आयतन दे रखा है 660 मीटर, ठीक है।
ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या आप लोगों को 5 मीटर दे रखी है। तो आप लोगों को पता है जो वॉल्यूम होता है या आयतन होता है किसी बेलन का, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, जो कि किसके बराबर दे रखा है 660 के बराबर। पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर। और आर की बात करते हैं तो 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर करो 25, एच निकालना है, इधर क्या है 660 के बराबर। ठीक है, अब 22 से डिवाइड करो आप लोग, तो कितने बार जाएगा आप लोग का 30 बार जाएगा। ये कोई दिक्कत इधर तक। 5 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, 5 से इसे करोगे 5 टाइम चला गया आप लोग का। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 6 इंटू 7 डिवाइड में आप लोग का 5, मतलब 42/5 के बराबर। अब 5 आप लोग 5 से डिवाइड कर दो तो 40 8 बार जाएगा और 20 बचा वो 4 बार जाएगा। तो आप लोग का जो हाइट आ जाएगा इस बेलन का वो कितना आने वाला है 8.4 मीटर के बराबर। तो हाइट कितना हो गया आप लोग का 8.4 मीटर। तो इधर आप लोग के आज के 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर था ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास आप लोग की इधर ही कंप्लीट होती है। क्लास आप लोग को अच्छी लगी, क्लास को आप लोग लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और पेपर तक आप लोग क्लास देखते रहो, सो डेट आप लोग जो है सिलेक्शन ले सको इस बार नेवी एमआर में। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। डेली क्लासेस के लिए आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की जा रहे हैं डेली बेसिस पर इस चैनल पर। ठीक है, एंड इसका जो आप लोग का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हो तो एग्जाम कार्ड लाइव टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग सिंपली जो है डाउनलोड कर सकते हो इस क्लास का पीडीएफ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।